हेलो एवरीवन, आज हम 12th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसके नेम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसका नेम लिखा हुआ है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमिक्स, लेकिन ये इसका ओल्ड नेम है। अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस ऑफ 2020 इसके नेम को चेंज कर दिया गया है और इसका जो न्यू नेम है वो है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल अ स्टोरी। इंस्क्रिप्शंस हमें स्टोरी कैसे बताते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। इंस्क्रिप्शंस हार्ड स्टोन पर अगर कुछ लिख दिया जाता है, सपोज किसी के अचीवमेंट्स को लिख दिया गया है, किसी ने कोई किसी जगह पर कोई डोनेशन दी है, किसी टेम्पल में या किसी दूसरी जगह पर कोई डोनेशन दी है, उसको जो है हार्ड स्टोन पर लिख दिया जाता है, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। जैसे कि आजकल हम देख भी सकते हैं, जो इंस और टेम्पल्स होते हैं वहाँ पर हमें एक जो स्टोन की प्लेट होती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि भाई हाँ, इस रूम को बनाने में या फिर इस टेम्पल को बनाने में इस पर्सन ने जो है इतने पैसे जो है डोनेट किए हैं। तो उसी तरह से पहले वाले जो किंग्स होते थे वो भी क्या करते थे, हार्ड स्टोन्स पर अपने अचीवमेंट्स को, अपने डोनेशंस को, जो भी चेंजेस वो करते थे उनको जो है हार्ड स्टोन्स पर लिखवा देते थे और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शंस कहा जाते हैं। डीपली हम जब चैप्टर को रीड आउट करेंगे तो इनके बारे में समझेंगे भी। इस चैप्टर में हम जो है 600 BCE से लेकर 600 CE तक के टाइम पीरियड को पढ़ने वाले हैं। मीन्स 600 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, जहाँ पर डेट्स को उल्टा लिखा जाता था, लाइक 600 के बाद 500, देन 400, देन 300, देन 200, देन 100 एंड देन 0 और फिर 0 से स्टार्ट होकर, मीन्स इस चैप्टर में हम जो है 1200 ईयर्स के टाइम पीरियड को रीड आउट करेंगे। ओके, चलिए चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि इस टाइम पीरियड पर हमारे सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थे। सब कॉन्टिनेंट मीन्स हम इंडियन हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। 12th की जो हमारी हिस्ट्री है वो इंडियन हिस्ट्री है। सो हमारे इंडिया में सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या चेंजेस हुए इस टाइम पीरियड पर वो पढ़ते हैं इस चैप्टर में। एज वी रेड इन आवर प्रीवियस चैप्टर, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर में रीड आउट किया था। हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 ईयर्स बाद, उसके एंड होने के 1500 ईयर्स बाद सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए थे। यही वो टाइम पीरियड था जब इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद को कंपोज किया था। सो ऋग्वेद कब कंपोज किया था, यहाँ पर एक छोटा सा ये क्वेश्चन बन जाता है कि ऋग्वेद को कब कंपोज किया गया था। 600 BCE से लेकर 600 CE में ऋग्वेद को कंपोज किया गया था। ओके, इसके साथ साथ अगर हम देखें नॉर्थ इंडिया, दक्कन प्लेटू और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स को, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स मीन्स लोगों ने एक जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था और उस प्लेसेस पर एग्रीकल्चर उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ जो दक्कन और फर्दर साउथ है वहाँ पर पेस्टोरल पॉपुलेशन भी इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी, ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं। पेस्टोरल पॉपुलेशन का मीनिंग क्या होता है, चरागाह जो होते हैं, मीन्स जो लोग अपने साथ बहुत सारे एनिमल्स को रखते हैं। ये लोग फॉरेस्ट में या फिर बड़े बड़े घास के मैदानों में रहते हैं ताकि इनके जो एनिमल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग करने में किसी टाइप की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। सो इस टाइम पर पेस्टोरल पॉपुलेशन भी जो है इमर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। इसके साथ साथ जो डेड को बैरिड किया जाता था, जैसा हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखा था कि डेड को बैरिड करने का क्या तरीका था, एक पिट खोद दिया जाता था, एक गड्ढा खोद दिया जाता था और उसके अंदर जो है डेड को दफना दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर डेड को बैरिड करने के तरीके भी चेंज हो गए थे। अब जो तरीके थे उनको किस नाम से जाना जाता था, मेगालिथ्स के नाम से जाना जाता था। मेगालिथ्स को अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करें तो इसका मीनिंग होता है महापाषाण। महा मीन्स बहुत बड़ा और पाषाण मीन्स पत्थर, यानी कि बहुत बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जो है डेड को बैरिड कर दिया जाता था और उसके साथ साथ टूल्स और कुछ वेपन्स को बैरिड किया जाता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने पढ़ा था कि डेड के साथ किस चीज़ को, ऑर्नामेंट्स को और पॉटरी को बैरिड किया जाता था, लेकिन यहाँ पर टूल्स और वेपन्स को डेड के साथ बैरिड किया जाता था क्योंकि इस टाइम पीरियड पर बहुत सारे टूल्स और वेपन्स भी बनना स्टार्ट हो गए थे। ओके, 6th सेंचुरी BCE से बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि अलग
अलग जो अलग अलग एरियाज़ थे उनमें अलग अलग डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि बहुत सारे पॉलिटिकल चेंजेस भी यहाँ पर हुए, स्टेट्स, एम्पायर्स और किंगडम इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। पॉलिटिकल चेंजेस के साथ साथ दूसरे सोशल चेंजेस भी हुए, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था वो बढ़ गया था, क्योंकि लोगों ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ नए टाउन्स भी सब कॉन्टिनेंट में इमर्ज होना स्टार्ट हो गए थे। सो ये जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, टेक्स्ट मिले हैं, कॉइन्स और विजुअल मटेरियल्स जो मिले हैं, इनका यूज़ करके हमारे हिस्टोरियंस ने पता लगाया है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है चेंजेस होना स्टार्ट हो गए थे, और इन्हीं चेंजेस की स्टोरीज को जो है हम इस चैप्टर में रीड आउट करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट इज प्रिंसेप एंड पियदसी। प्रिंसेप कौन थे? जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर थे, जिन्होंने 1830s में ब्राह्मी और ख्रोस्टी, जो कि इन इंस्क्रिप्शंस पर लिखी हुई स्क्रिप्ट्स हैं, उसको डेसिफर कर लिया था, यानी कि उसको उन्होंने पढ़ना सीख लिया था। और उस पढ़ने के बाद 1830s के बाद इंडियन एपिग्राफी में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आ गया था। एपिग्राफी मीन्स एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एपिग्राफी का मीनिंग क्या होता है। एपिग्राफी मीन्स एपिग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना, उसको कहा जाता है एपिग्राफी। सो ये ब्राह्मी और ख्रोस्टी स्क्रिप्ट्स डेसिफर होने के बाद इंडियन एपिग्राफी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। और जेम्स प्रिंसेप ने ये भी पता लगाया कि बहुत सारे ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है पियदसी, जिसका मीनिंग होता है प्लेजेंट टू होल्ड, यानी कि बहुत सुंदर, जिसका मुख होता है, मुंह जिसका बहुत सुंदर होता है, मुखाकृति, मनोहर मुखाकृति, जिसको देखना बहुत अच्छा लगता है। ओके, सो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पर पियदसी लिखा हुआ है, और पियदसी यहाँ पर किंग्स के लिए यूज़ किया गया है। ओके, मोस्टली जो किंग्स होते थे वो अपने लिए पियदसी वर्ड का यूज़ करते थे। और ये भी पता लगाया गया, ये भी रेफर किया गया है कि बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पर एक नेम लिखा हुआ है, दैट इज़ अशोका। अशोका जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सबसे फेमस रूलर्स में से रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे फेमस रूलर्स में से अशोका रहे हैं। ओके, ये जो इन्वेस्टिगेशन थे, इन्होंने इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नई डायरेक्शंस लेकर आए, क्योंकि इसकी वजह से जो ये यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे, इन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस को और टेक्स्ट को, इनके लैंग्वेज को यूज़ करके हमारी जो अर्ली डायनेस्टीज़ थी उनकी पॉलिटिकल के बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में, जो भी उन्होंने सब कुछ किया था उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिससे जो है हमारे स्कॉलर्स को हमारी अर्ली हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता लग गया था। अब क्योंकि इंस्क्रिप्शंस रिटन रिकॉर्ड्स हो गए ना, जैसे हमारे पास हमारी बुक्स है, वो एक रिटन रिकॉर्ड है हमारे पास, हम कभी भी उठाकर उसको पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं। तो सेम वैसे ही हुआ कि जो ये रिटन इंस्क्रिप्शंस थे, ये एक टाइप के रिटन रिकॉर्ड्स हमारे हिस्टोरियंस को मिल गए थे। अब इन हिस्टोरियंस ने इनका यूज़ करके जो है उस टाइम के अर्ली जो हिस्ट्री थी हमारी 600 BC से लेकर 600 CE तक के टाइम पीरियड की जो अर्ली हिस्ट्री थी, उस अर्ली हिस्ट्री में जो भी पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस हुए उन सबको उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। अब एक नया क्वेश्चन स्कॉलर्स के माइंड में अराउज हुआ, ये वो क्वेश्चन था कि क्या पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस साथ साथ हुए थे? क्या ये जो डेवलपमेंट थे, इकोनॉमिक और सोशल और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट थे वो साथ साथ हुए थे? थोड़े टाइम बाद ये रियलाइज़ हो गया था, कुछ ऐसे लिंक्स मिल गए थे कि भाई हाँ, ये साथ साथ तो हुए थे, लेकिन इनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, इनके सीधे संबंध नहीं होते थे, इनके रिलेशनशिप्स डायरेक्ट नहीं होते थे। ओके, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा हुआ है कि इंस्क्रिप्शंस क्या होते थे। इंस्क्रिप्शंस जो है हार्ड सरफेस पर लिखी हुई एक राइटिंग होती थी। वो हार्ड सरफेस क्या हो सकते थे? स्टोन हो सकते थे, मेटल हो सकते थे, या फिर पॉटरी भी हो सकते थे। इन इंस्क्रिप्शंस पर किंग्स जो है अपनी अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज़ और आइडियाज़ को लिखवाते थे। बहुत सारे मैन और वीमेन जो कि कहीं पर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में किसी टाइप की डोनेशन करते थे, वो भी इन इंस्क्रिप्शंस पर लिखवाई जाती थी। इंस्क्रिप्शंस के बारे में कि भाई इंस्क्रिप्शन कितने पुराने हैं, ये कैसे पता चलता था? मेनली तो इंस्क्रिप्शंस पर डेट लिखी हुई है कि भाई हाँ, इस डेट के टाइम पीरियड पर ये इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो बट ऐसे कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिनके ऊपर डेट नहीं लिखी हुई है, तो उनका पता किस तरह से लगाते हैं?
उनका पता लगाते हैं उनके ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए हैं। सपोज देखिए ये जो हिंदी का अ लेटर है, हिंदी में जो अ लेटर यूज़ होता है, ये लेटर 250 BCE में यूज़ किया जाता था। अब 500 CE में अ लेटर को ऐसे लिखा जाता था। मीन्स जिन इंस्क्रिप्शंस पर अ को ऐसे लिखा गया है वो कौन सी है, 250 BCE से पहले की इंस्क्रिप्शंस है, और जहाँ पर ऐसे लिखा गया है वो 500 CE की इंस्क्रिप्शंस हैं। सो इस तरह से इंस्क्रिप्शंस की डेट का पता लगाया गया है कि ये कब किस टाइम पीरियड पर लिखी हुई थी। इन इंस्क्रिप्शंस पर प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। प्राकृत जो है उस टाइम पर ऑर्डिनरी लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक लैंग्वेज थी। बहुत सारे मेनली बहुत सारे अच्छे अच्छे जो रूलर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे से रूल्स किया था, जैसे कि अजातशत्रु और अशोका, इन्होंने भी प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ किया था अपने इंस्क्रिप्शंस को लिखवाने के लिए। ओके, कहीं कहीं पर जो है इन इंस्क्रिप्शंस पर पाली, तमिल और संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज़ किया गया है। बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस थी जो कि सिर्फ लोगों के द्वारा बोली जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। सो ऐसी लैंग्वेजेस का कहीं पर भी कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिला है। ओके, द अर्लीस्ट स्टेट्स, जो पहले के प्रारंभिक राज्य थे, द 16th महाजनपद। सबसे पहले जानते हैं कि महाजनपद क्या होते हैं। जनपद मीन्स लैंड वेयर अ जन मीन्स लोगों का समूह, लोगों का ग्रुप जो होता है। जनपद लैंड का वो पीस है जहाँ पर लोगों का समूह आकर अपना पैर रखता है और फिर वहीं पर सेटल हो जाता है। आप डायरेक्ट भाषा में कहें तो इसको यूँ कह सकते हैं कि अगर हम इसके डायरेक्ट मीनिंग को समझें कि जहाँ एक नए प्लेस पर, जहाँ पर दूसरे प्लेस से आकर लोग बस जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, उसे जनपद कहा जाता है। ठीक है, अब जब जो जनपद बहुत बड़े एरिया में एक्सपेंड हुए उन्हें महाजनपद कहा गया है। ओके, ठीक है, जो 16th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है उसे मेजर टर्निंग पॉइंट इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री रिगार्ड किया जाता है। मतलब 1600 सेंचुरी BCE के टाइम पीरियड को अर्ली इंडियन हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि इसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, इसको एक बहुत बड़ा मोड़, एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे रीज़न है कि इस टाइम पर बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज़ ने इमर्ज करना स्टार्ट कर दिया था। द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन, इस टाइम पर लोहे का यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। और द डेवलपमेंट ऑफ कॉइनेज, और इस टाइम पर कॉइन का भी डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। तो 3 रीज़न है ये कि इस टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है। फर्स्ट वन इज़, यहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स और सिटीज़ इमर्ज हो गए थे। सेकंड, लोहे का यूज़ होना शुरू हो गया था। थर्ड, कॉइन्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। सो इसी वजह से जो है इस टाइम पीरियड को टर्निंग पॉइंट ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। ओके, इट ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ डाइवर्स सिस्टम ऑफ थॉट इंक्लूडिंग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, और इसी टाइम पीरियड पर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का भी इमर्ज हुआ था। बुद्धिस्ट और जैनिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये हमें पता चलता है। बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में हम चैप्टर 4 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो टेक्स्ट हैं उनसे हमें 16th महाजनपद के बारे में पता चलता है कि भाई अर्ली जो है 16 महाजनपद हुए हैं, बट उनके नेम वेरी हैं, डिफर नेम हैं, अलग अलग, दोनों के ही टेक्स्ट में अलग अलग नेम दिए हुए हैं। बट कुछ ऐसे नेम हैं जो दोनों में कॉमन मिले हैं, और उनमें से कौन से हैं, वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती। इन नेम्स को याद कर लेना है। वज्जी, मगधा, कौशल, कुरु, पांचाल, गांधार और अवंती, ये ऐसे महाजनपद हैं जो कि दोनों के ही टेक्स्ट में मिले हैं। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद थे। यहाँ पर 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट महाजनपद कौन से थे, या फिर बुद्धिज़्म और जैनिज़्म दोनों के टेक्स्ट में जो कॉमन महाजनपद मिले थे वो कौन से थे। ओके, हर एक महाजनपद का एक किंग होता था जो उसके ऊपर रूल करता था, लेकिन कुछ जो है संघ और गण के नाम से जाने जाते थे। कुछ महाजनपद किसके नाम से, संघ और गण के नाम से जाने जाते थे। ये जो संघ और गण होते थे इनके ऊपर किंग रूल नहीं करते थे, लोगों का एक समूह रूल करता था। कोलेक्टिवली लोगों का एक समूह रूल करता था, जिनको क्या कहा जाता था, राजाज कहा जाता था। जो महावीरा और बुद्धा हैं वो भी गण से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, वज्जी संघ भी एक ऐसा ही संघ था
जहाँ पर राजाओं ने जो वज़ी एक इम्पॉर्टेंट महाजनपद है, जहाँ ये भी एक संघ था जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर रूल किया है। क्योंकि इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे तो इनकी हिस्ट्री नहीं लिखी गई है, तो वज्जी की हिस्ट्री के बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है, हिस्टोरियंस को ज़्यादा कुछ एविडेंसेस इसके बारे में नहीं मिले हैं। हर एक महाजनपद की एक कैपिटल सिटी होती थी जिसको फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी कि उसकी घेराबंदी कर दी जाती थी, उसके चारों तरफ वॉल बना दी जाती थी। अब इस फोर्टिफिकेशन की गार्ड करने के लिए यहाँ पर आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, तो मोस्टली जो किंग्स होते थे उन्होंने एक स्टेबल आर्मी को रखना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने ब्यूरोक्रेसिस मतलब नौकरशाही को भी रखना स्टार्ट कर दिया था। फ्रॉम सेंचुरी 16th BC ऑनवर्ड्स ब्राह्मणास बिगिन टू कंपोजिंग संस्कृत टेक्स्ट, और इसी टाइम पीरियड पर ब्राह्मणास ने संस्कृत टेक्स्ट को कंपोज करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको किस नाम से, धर्मशास्त्र के नाम से जाना जाता था। धर्मशास्त्र में रूलर्स और उसके साथ साथ जो दूसरी सोशल कैटेगरीज होती थी उनके लिए रूल्स लिखे हुए होते थे कि भाई किसको कौन से रूल फॉलो करने हैं, और इन रूल्स के बारे में हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो ये धर्मशास्त्र था उसके अकॉर्डिंग पूरी सोसाइटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था और हर किसी के लिए रूल्स बनाए गए थे कि कौन से लोग किन रूल्स को फॉलो करेंगे। ये सारे रूल्स जो हैं हम चैप्टर 3 में पढ़ने वाले हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ पर और बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिलते हैं कि जो ये किंग्स थे ये कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस से टैक्स लेते थे और इनसे ट्रिब्यूट मीन्स गिफ्ट भी लेते थे। वैसे तो जनरली क्या होता है, गिफ्ट किस तरह से दिया जाता है, जब हम अपने मन से देना चाहें तभी गिफ्ट दिया जाता है, लेकिन इस टाइम पर लोगों के लिए कंपल्सरी कर दिया गया था कि हाँ आपको आपके किंग्स को गिफ्ट देने ही देने हैं। सो कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसंस थे यहाँ पर गिफ्ट लिए जाते थे। ऐसे ये अभी ऐसे कोई रिसोर्सेज नहीं मिले हैं जिनसे पता चले कि जो पेस्ट्रलिस्ट या फॉरेस्ट में रहने वाले लोग थे उनसे भी किसी टाइप के टैक्स लिए जाते थे या नहीं लिए जाते थे, इस तरह के कोई रिकॉर्ड्स नहीं मिले हैं। वैसे तो इन किंग्स के लिए वेल्थ को एक्वायर करने का एक तरीका होता था कि ये लोग क्या करते थे, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ पर, नेबरिंग स्टेट्स पर अटैक कर देते थे। ओके, बट दूसरे कुछ ऐसे भी मिले, ऐसे भी सोर्सेज मिले हैं जिनसे पता चलता है कि भाई हाँ ये लोग यहाँ पर रहने वाले लोगों से टैक्स इकट्ठा करके भी अपनी वेल्थ को एक्वायर करते थे। द फर्स्ट अमंगस्ट द 16 मगधा, और जो ये 16th महाजनपद हुए हैं इनमें से जो पहला महाजनपद था वो था मगधा। इस को भी बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहला महाजनपद कौन सा हुआ, मगधा हुआ था। Between 16th and the 14th century BCE, Magda became the most powerful महाजनपद। 16th और 14th century BCE के बीच में मगधा जो है एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महाजनपद बन गया था। बहुत सारे जो हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं इसकी डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से बताते हैं। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग उनका मानना है कि सबसे पहले इसकी डेवलपमेंट का रीज़न क्या है, मगधा एक ऐसे एरिया पर सिचुएटेड था जहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता था, फर्स्ट। सेकंड है यहाँ पर आयरन माइंस यानी कि लोहे की माइंस मिली, जिससे इन लोगों को टूल्स और वेपन्स बनाने के नए नए रिसोर्सेज मिल गए थे, तो युद्ध में वॉर जो होते थे उसमें इनके लिए बहुत इजी हो जाता था। सेकंड ये था। थर्ड है जो आर्मी होती है, एलिफेंट उनके लिए आर्मी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। सो यहाँ पर जो जंगल थे, जो फॉरेस्ट थे, यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म के एलिफेंट पाए जाते थे जो इनकी आर्मी में इंक्लूड होते थे। सो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं 3 ये रीज़न बताते हैं मगधा के डेवलपमेंट के पीछे। लेकिन जो बुद्धिस्ट और जैनिज़्म जो टेक्स्ट मिले हैं, बुद्धिस्ट और जैन्स के जो टेक्स्ट मिले हैं उनके अकॉर्डिंग मगधा के जो डेवलपमेंट के रीज़न थे वो कुछ और ही थे। उनका मानना है कि यहाँ पर जो किंग्स थे जैसे कि बिंबासार, अजातशत्रु और महापद्मनम नंदा, ये जो किंग्स थे ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस किंग थे। मीन्स ये बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पर रूल करना चाहते थे, अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसकी वजह से इन्होंने नई जो है पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दी थी। और इनके जो मिनिस्टर्स होते थे वो भी नई पॉलिसीज़ बनाने में इनकी हेल्प करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपने एरिया को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर लिया था। सो यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू बन जाते हैं। एक तो मॉडर्न हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग मगधा की डेवलपमेंट के क्या रीज़न थे, दूसरा जो है बुद्धिस्ट और जैनिज़्म जो टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग मगधा के डेवलपमेंट के क्या रीज़न थे। दोनों को अलग अलग से समझना है। ओके,
इनिशियली मगधा ने जो है अपनी कैपिटल राजगाह को बनाया था। राजगाह जो कि बिहार का आज प्रेजेंट डे में राजगीर है, आज बिहार में जो राजगीर है उसको राजगाह अपनी पहली कैपिटल जो है मगधा के द्वारा बनाया गया था। ये एक प्राकृत लैंग्वेज का ही एक नेम है। ओके, फिर उसके बाद जिसका मीनिंग होता है हाउस ऑफ द किंग्स, राजाओं का घर, इसको पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया था जो कि हिल्स के ऊपर लोकेटेड थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हिल्स के ऊपर यहाँ पर लोकेटेड थी, बिहार में राजगीर में अब ये प्लेस है। ओके, उसके बाद जो है पाटलिपुत्र को उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया जिसको आज पटना कहा जाता है, और यहाँ पर गंगा रिवर निकलती थी तो यहाँ पर उनके लिए ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई थी, इसी वजह से इन्होंने पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया था। ओके, सो ये थे मगधा के डेवलपमेंट के रीज़न, और एक रीज़न उनकी ये कैपिटल भी थी क्योंकि गंगा के पास होने की वजह से ये ट्रेडिंग बहुत अच्छे से कर सकते थे और दूसरे एरियाज़ में अपने कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते थे। सो आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो भी हमने आज पढ़ा है। प्लीज़ टेल मी इन कमेंट सेक्शन वेदर यू हैव क्लियर और नॉट। Okay, and share and like my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.